नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो है बैटरियां। बैटरी क्या है, सेल क्या है। आप सेल के बारे में जान चुके हो कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। आप जान चुके हो गैल्वेनिक सेल जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसी के स्ट्रक्चर में डेनियल सेल होता है, यानी कि गैल्वेनिक सेल पूछा जाए एग्जाम में, डेनियल सेल पूछा जाए, दोनों में आप एक ही चीज़ लिखिएगा, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर में। अब आज पढ़ेंगे ऐसी बैटरियों के बारे में जो बैटरियां हमें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, जैसे शुष्क सेल। अब ये आपके एनसीईआरटी में ये बैटरियां आपके कोर्स में है 3.6 नंबर लेक्चर में, आप इस बात को जानिए। ये प्राथमिक सेल है। तो हम आज दो चीज़ें पढ़ेंगे, बैटरियां क्या होती हैं और सेल क्या होता है। सबसे पहली बात है बैटरियां होती क्या हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जो छोटे मोटे जो सेल यूज़ करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी रिमोट कंट्रोल में लगाए जाने वाले सेल, जैसे आप यहाँ पर आपको दिखा दूँ, शायद थोड़ा बहुत दिखे तो, ये जो सेल दिखाई दे रही हैं छोटे छोटे लंबे लंबे, जो किस में लगा हुआ है, रिमोट में लगा हुआ है। इसी तरह से ये सेल लगा होता है घड़ियों में और बहुत जगहों पर यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ये जो सेल होता है, ये जो बैटरी होती है, उसे कहते हैं शुष्क सेल कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं। ये सेल लेसांसी सेल का एक एग्जाम्पल है, यानी कि लेसांसी सेल, लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं कुछ लोग, और शुष्क सेल भी कहते हैं। तो एक शब्द आता है, पहले शब्द लिखेंगे सेल, यानी ऐसा युक्ति जिसमें रासायनिक क्रिया होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। विद्युत रासायनिक सेल ऊर्जा के स्रोत होते हैं, अतः इन्हें व्यापारिक सेलों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दो या दो से अधिक सेलों का समूह अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इस तरह के इस ग्रुप को, इस पैकेज को बैटरी कहते हैं। तो ज़रा समझेंगे, कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले समझें सेल। सेल सिंपल एक बात समझो कि विद्युत ऊर्जा की इकाई हम कह सकते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, वे विद्युत रासायनिक सेल या कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कह दूं सिंपल भाषा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जिस पात्र या युक्ति में होता है, युक्ति भी कह सकते हैं, उपकरण भी कह सकते हैं, में होता है, सेल कहलाता है। इसमें विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। अब समझोगे, एक छोटे से बात समझो कि हम नॉर्मली इस तरह से बना हुआ ये सेल होता है, आपने देखा होगा, सामने एक टर्मिनल रहते हैं, इस तरफ प्लस चिन्ह लगा होता है, इस तरफ माइनस चिन्ह होता है। एक सेल हुआ। सेल जो होता है इसको हम सेल कह सकते हैं, ड्राई सेल कह सकते हैं। इस सेल में देखोगे इस जगह पर प्लस करंट मिलता है, इस तरफ माइनस करंट मिलता है, इसको सेल कहेंगे। एक बात और समझो, हम सांकेतिक रूप से सेल को दर्शाते कैसे हैं। इस भाग को जिधर माइनस है उसको एक छोटा सा लाइन से दर्शाएंगे और प्लस है उसको बड़ा लाइन से दर्शाएंगे, और इनसे दोनों से टर्मिनल निकला होगा तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। सेल को हम संकेत दे रहे हैं इस तरह से। अब एक सेल समझ में आ गया, एक सेल को दर्शाने का एक तरीका है, सेल का चित्र तो आपको दिखाई दिया मैंने।
लेकिन बैटरी किसको कहेंगे? बैटरी किसको कहेंगे? तो बैटरी क्या है? दो या दो से अधिक सेलों को या अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो एक संयुक्त रूप प्राप्त होगा। तो संयुक्त श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त समूह को बैटरी कहते हैं। अब ऐसा क्या, एक सेल ये हुआ, चलिए एक दूसरा सेल और ले लेते हैं इसी तरह से, ये दूसरा सेल हो गया, ये लीजिए 3 सेल हो गया, चलिए ये तीसरा सेल है। अब आप इस सेल के बारे में जानते हो कि 1.5 वोल्ट विद्युत धारा बनाता है, तो ये है 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट और ये है 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से ये पूरे एक पैकेट बन जाता है। तब हमें क्या मिलेगा, इस जगह पर दोनों मिलने पर ये वाला भाग पॉजिटिव और ये भाग निगेटिव। तो इसमें टोटल विद्युत धारा कितनी मिलेगी, तीनों का योगफल 1.5, 1.5, 1.5 यानी कि 4.5 वोल्ट विद्युत होगा, तीनों को मिला दें। सेल को ऐसे दर्शाया जाता है, बैटरी को ऐसे दर्शाया जाएगा। बैटरी में क्या, ये कितने सेलों की बैटरी है, ये पूरा पैकेट एक बैटरी कहलाएगा। तो बैटरी किसको बोले, सेल किसको बोले, ये याद रखिएगा। मैंने एक सेल लिया तो वो एक ही सेल है, वो सेल है, यानी यूनिट जो है वो सेल है, लेकिन वो एक के बाद एक कई सेलों को मैंने जोड़ दिया, यानी 2 सेलों को जोड़ करके मैं विद्युत धारा प्राप्त करता हूँ 3 वोल्ट। और 3 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त करने पर दोनों सेलों को आपस में मिला दिए हैं, दोनों को एक दूसरे से सटा दिया गया है, दोनों को टर्मिनल मिला दिया गया है और फिर फाइनल एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने 3 सेलों को मिला दिए, फिर एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों टर्मिनल में से हमें विद्युत वाहक बल मिलेगा 4.5 वोल्ट मिलेगा। तो इस पूरे यूनिट को कहा जाएगा, यानी पूरे इस पैकेज को कहा जाएगा बैटरी। तो बैटरी एक संयुक्त रूप है जबकि सेल इकाई है। तो सेल और बैटरी, अब बैटरी को दर्शाने का क्या तरीका होगा, इधर माइनस दर्शा रहे हैं तो ये माइनस, छोटा बड़ा माइनस, देखो कितने सेल जोड़ रहा हूँ, 1 2 3, 1 2, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ये लीजिए तीसरा सेल हो गया, तो ये प्लस। तो 3 सेलों को मैंने यहाँ पर जोड़ के दिखाया। हाँ, बैटरी लिखते समय हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि कई सेल हैं। अब एकदम ज़रूरी नहीं कि गिनती लगाओ, काउंटिंग करो, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बैटरी को दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाया जाता है और सेल को दर्शाने के लिए ऐसे दर्शाया जाता है। तो संकेतों को भी समझेंगे जो फिजिक्स में भी यूज़ होने वाला है। अब हमने सेल समझ लिया, बैटरी समझ ली। सेल और बैटरी के बाद आता है कि सेल या बैटरी का, सेल कितने प्रकार के होते हैं इनको समझेंगे। सेल जो देखो बेटा, एक तो गैल्वेनिक सेल पढ़े थे आपने, वोल्टिक सेल पढ़े थे, है ना। तो अब सवाल आता है कि जो सेल होते हैं जो व्यापारिक रूप से प्राप्त होते हैं, कमर्शियल सेल्स हैं, वो कितने प्रकार के होंगे। तो पहले समझेंगे सेल के प्रकार, सेलों के प्रकार। सेल 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, एक होगा प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होगा द्वितीयक सेल। मैं दोनों सेल के बारे में बताऊंगा एक एक करके। दूसरा होगा द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा प्राथमिक सेल किसको कहूं भैया, द्वितीयक सेल किसको कहूं। यानी आपके पास जो सेल है वो किस टाइप का है, प्राथमिक सेल है कि द्वितीयक सेल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सेल को आप चार्ज कर सकते हो, बार बार उपयोग कर सकते हो। जब उपयोग करते हो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो फिर एक बार चार्ज करते हो, फिर से उसमें ऊर्जा आ जाती है।
फिर उपयोग चलता रहता है। तो जैसे आपके मोबाइल में लगा हुआ सेल जो है द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक बैटरी कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक सेल नहीं होता, एक पैक में बहुत सारे सेलों का पार्ट होता है, यानी वो 2-3 सेल जुड़ी होती हैं। तो समझना ये है कि जिसको चार्ज के साथ जा सकता है वो द्वितीयक है, और जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल प्राथमिक सेल है वे सेल जिन्हें आवेशित यानी कि चार्ज, आवेशित यानी कि चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल कहलाएगा। इसी प्रकार से द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल क्या है? वे सेल जिसे या जिन्हें आवेशित यानी कि रिचार्ज किया जा सकता है। तो ये सेल एक बार यूज़ होने के बाद वो हमारे काम के नहीं रहते हैं, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और ये सेल ऐसा है जिसे काम होने के बाद चार्ज करेंगे फिर से उपयोग हो जाएगा। तो मोबाइल में उपयोग किए जाने वाला सेल कैसा होता है ना, वो रिचार्जेबल होता है ना, द्वितीयक सेल होता है। और इस जगह पे उपयोग किए जाने वाला सेल कैसे होता है? जो टॉर्च में यूज़ करते हो, घड़ियों में यूज़ करते हो, वो एक बार यूज़ होता है, कई महीने तक चलता रहता है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये एक सेल हुआ। तो चलिए चार्जेबल सेल और रिचार्जेबल सेल और रिचार्जेबल नहीं किया जाने वाला सेल, इस आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार के सेल के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे प्राथमिक सेल के बारे में बात करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल क्या है ज़रा देखें। कोई भी सेल हो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है, यह ध्यान रखिएगा। कुछ उदाहरण बता देता हूँ उसका। उदाहरण: शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। ये सब प्राथमिक सेल है। गैल्वेनिक सेल भी प्राथमिक सेल का ही एग्जाम्पल है। इसमें देखें उदाहरण: द्वितीयक सेल, ये है सीसा संचायक सेल, कैसा सीसा संचायक सेल? कौन सा बेटा? जो गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में लगते बड़े बड़े बैटरी जो होते हैं जिसमें एसिड डालते हैं, या इसको लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। और आपने देखा इन्वर्टर जो यूज़ करते हैं उनके यहाँ भी बैटरियाँ रहती हैं। इन्वर्टर वाले में, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी रहती है, या यूपीएस वगैरह में जो बैटरी लगा होता है, वो अगर तोड़ेंगे तो पता चलेगा उसमें लिक्विड भरा है, लिक्विड है एसिड। तो लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं वो। तो ये है सीसा संचायक सेल। और जो मोबाइल में लगा रहता है बैटरी भी वो है, तो इसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। लिथियम आयन सेल, ये सब क्या होता है? चार्जेबल सेल होते हैं। ये होता है द्वितीयक सेल। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है प्राथमिक सेल और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो देखें, प्राथमिक सेल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शुष्क सेल। इसको कहा जाता है ड्राई सेल। क्या कहते हैं? ड्राई सेल। ड्राई सेल की संरचना कैसी होती है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। ड्राई सेल कहाँ पे उपयोग होता है वो भी बताऊंगा, और इसकी वोल्टेज कितनी होती है ये भी बताऊंगा। तो पहले इसकी संरचना समझ लेते हैं। ये लीजिए, ये एक रॉड होगा। ये ग्रेफाइट का रॉड है, कार्बन का रॉड भी कह सकते हो। आप जानते हो ग्रेफाइट
कार्बन ही होता है। ये क्या चीज़ है? ग्रेफाइट है। फिर इसमें चलिए मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बनाता हूँ। यहाँ बीचों बीच एक जाली लगा होता है, यानी एक पेपर लगा होता है, पेपर का पैकेट होता है जिसके अंदर ये लगा होगा सरंध्र पेपर। पेपर तो सरंध्र ही रहेगा, पेपर ही कह सकते हो इसको। ये पेपर है और इसके बाहर साइड पे इस जगह पे जिंक धातु का पात्र होता है। मैं पूरा लिखूंगा, आप भी मेरे साथ बनाएं, क्योंकि जब तक चित्र नहीं बनाओगे बेटा उस चीज़ को समझ पाना उस लेवल तक आसान नहीं है जितना आप समझना चाह रहे हो। सीखने के लिए फिगर बना दें भैया तो वो पूरी तरह से याद रहती, तो इसलिए ये बनाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सिर्फ थ्योरी लिख लेंगे हो जाएगा हमारा दिमाग, तो बता दूं चित्र बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा कोई चीज़। स्केल से बनाओ ताकि इधर उधर ना हो। ये पैकिंग है एक तरह से। अब देखें यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझेंगे। इसके ऊपर एक धातु की टोपी लगी होती है इस तरह से। चलिए देखें, ये है आयरन की टोपी या धातु की टोपी। ऐसे ये देख लें, ये है पिच। पिच यानी एक तरह का डामर जैसा पदार्थ, या यूं कह सकते गोंद जैसा पदार्थ जो भरने के साधारण तापमान पर हार्ड रहता है और फिर जब उसे गर्म किया जाता है तो पिघल जाता है। तो इसको एक पैकिंग है, एक तरह का सिल है। तो पिच या प्लास्टिक का सिल, का सील, सील मतलब पैकिंग, एक तरह का पैक किया गया है इधर। अब इसमें भरा हुआ है, इस जगह पर क्या भरा हुआ है बताता हूँ। तो ये तो है पेपर, सरंध्र पेपर। अब इस पेपर के अंदर साइड क्या लगा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या लगा हुआ है बात करेंगे। तो
ये सरेंद्र पेपर है और ये है जिंक की जाली, जिंक का पात्र, जिंक धातु का पात्र। अब यहां पर यह समझना है, ये जिंक धातु का पात्र यहां पर एनोड का कार्य करेगा, और ये जो है ना बीचों बीच ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की रॉड। ये जब भी किसी सेल को खोल के देखेंगे ये कैथोड का काम करेगा। यहां पर चूंकि विद्युत रासायनिक सेल है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और यहां पर ये माइनस चार्ज उत्पन्न, तो निगेटिव होगा, और ग्रेफाइट यहां पर पॉजिटिव होगा। अब इस जगह पर यानी कि इस पेपर के अंदर वाले भाग में जहां पर ये भरा हुआ है, यानी जहां पर ग्रेफाइट है उस जगह पर क्या भरा होगा ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें मुख्य रूप से भरा होता है MnO2 प्लस थोड़ा सा कार्बन का पाउडर प्लस थोड़ा सा पानी, यानी कि नमी, मैं नमी कह सकता हूँ, यहाँ पर पानी ना बोल करके नमी बोल सकता हूँ। हाँ चलो पानी बोल सकते हैं, चलिए H2O, इतने का पेस्ट होता है, लुगदी, एक तरह से लुगदी, एक तरह का पेस्ट। अब ये बाहरी हिस्से में क्या होगा वो भी ज़रा देख लें। इस बाहरी हिस्से में क्या होगा, इस बाहरी हिस्से में होता है, इस बाहरी हिस्से में होता है NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस जल, इसका पेस्ट होता है। ये है शुष्क सेल की संरचना। इस शुष्क सेल की संरचना में क्या काम हो रहा है, कैसे क्या क्रिया विधि है, ये समझना इस प्राथमिक सेल को समझने जैसा है। तो इसके अंदर होने वाली क्रियाओं को एक बार समझते हैं, फिर ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होने वाला है, लेकिन ठीक से समझ लें पूरा का पूरा। तो ये पूरा बिना देखे बनाने आना चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। छोटी क्लासेस में भी इस चीज़ को पढ़े थे आप लोगों ने। चलिए साहब, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इनमें होने वाली क्रियाओं को समझेंगे, क्योंकि जो क्रिया है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्रिया हो रही है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, चलिए इसकी क्रिया विधि। इसके अंदर होने वाली क्रिया को समझें, क्या हो रहा है, कौन सी जगह पे कौन सी क्रिया हो रही है, ज़रा समझेंगे। देखो, जिंक पात्र के पास जो होने वाली क्रिया है इस विलयन से संबंधित है, बीच वाला ये वाला, और इस एनोड पर यानी ग्रेफाइट रॉड पर होने वाली क्रिया इस सॉल्यूशन से रिलेट करता है। तो सबसे पहली बात इसके क्रिया विधि में विद्युत अपघट्य क्या है उसको समझेंगे। तो इसमें विद्युत अपघट्य है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आयनन करके बनाता है Zn2+ और Cl- 2 टाइम्स, ये होगा। अब जिंक पात्र पर क्या क्रिया होगी उसको समझें। जिंक पात्र पर होने वाली क्रिया, जिंक पात्र में जिंक धातु है ना ये, तो जिंक धातु इस विलयन में जाता है Zn2+ बन करके, क्या बन जाएगा Zn2+। इससे क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Zn बन जाएगा Zn2+ और वो विलयन में जाके घुल जाएगा और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। हुआ है क्रिया ऑक्सीकरण। ये क्रिया यहाँ पर हुई ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जिस जगह पे होता है उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। ये एनोड है और यहाँ पर ये जिंक जो है Zn2+ के रूप में तो विलयन में चला गया, लेकिन एक और मज़ेदार बात ये होता है भैया कि ये इलेक्ट्रॉन इस धातु पर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन धातु पर आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन
या तो इस तरह से ये नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, अगर जब भी हम इसको किसी वायर से जोड़ते हैं इस पर, क्योंकि इसके ऊपर पेपर का एक कवरिंग लगा होता है, मैं आपको इसको दिखा देता हूं। इसके ऊपर एक पेपर का, कागज का या प्लास्टिक का कवर लगा होता है, ऐसे पैक होता है, ये इस तरह से कवर होता है। पेपर या प्लास्टिक शीट का कवर, तो इधर खुला रहता है, तो यहां से एक वायर जोड़ देंगे इससे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके, यानी विद्युत धारा प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर जाता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इसमें से कुछ आने वाला है। आपके पास एक और चीज है जो विद्युत अपघट्य का काम करेगा, अमोनियम क्लोराइड, वो भी आप काम करता है। यहां पर NH4Cl टूट जाएगा NH4 प्लस में और Cl माइनस में। इस तरह से यहां पर आप जानते हो इस जगह पर क्या है, NH4 प्लस आयन्स है और Cl माइनस आयन भी है, तो जिंक आयन भी है, ये भी आयन है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से होकर जाएगा तो ये पॉजिटिव है, तो इस जगह पर पॉजिटिव होने पर ये वाला आयन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा, तो ये NH4 इसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस NH4 को ग्रहण होगा, तो वो है कहां पर, ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट पर क्रिया, ग्रेफाइट पर क्या क्रिया होगी, ग्रेफाइट काम करेगा कैथोड का, कैसे हम देखते हैं। तो ग्रेफाइट, जिंक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बाहरी पारीपथ से यहां चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए NH4 प्लस जाएगा, तो देखो NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है NH3 और H। क्या हुआ, इसने H प्लस, देखो NH4 जो होता है उसमें से और प्लस पर, तो एक H प्लस निकल गया तो प्लस कम हो गया, H कम हो गया, बच गया NH3, इस तरह से दो भाग में टूट जाता है। तो ये प्लस जो है, H प्लस जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है H। तो इसी तरह से हमें दो रिएक्शन को हमने एक जगह पे लिखा, इलेक्ट्रॉन ले लिया उदासीन हो गया और H प्लस प्राप्त हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन लिए उदासीन हो गया और H प्राप्त हुआ, उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया NH3 और H। अब यहाँ पर जो H है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होगा, तो इस तरह से दो बार होगी घटना, दो बार। हाइड्रोजन गैस इसमें एक परत के रूप में जम जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस कुचालक होता है। तो उस हाइड्रोजन गैस को हटाने के लिए हमने लिया है MnO2। अब ये क्या करेगा, MnO2 हाइड्रोजन गैस को ग्रहण करके H2O बनाता है, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ये दो बार कर दें तो क्या होगा, बनाएगा Mn2O3 बना लेता है ये। अब बताओ, 2 Mn 4 ऑक्सीजन, 2 Mn 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया, इस तरह से 4 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो हट गया, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन गैस को किसने ग्रहण कर लिया, MnO2 ने। अब सवाल आता है कि इस जगह पर अमोनिया गैस बना है, उसको कौन हटाएगा। तो अमोनिया गैस इसी विलयन में घुलते हुए जिंक आयन से क्रिया कर जाता है, तो 4 अमोनिया गैसें, अमोनिया गैस की अणुएं एक Zn2 प्लस के साथ संयुक्त तो होकर जाता है और बना लेता है Zn NH3 4 और इस तरह से इसका 2 प्लस। तो इस तरह से अगर हम इस पे प्रैक्टिस कर लें तो हमारे लिए अगर ये एग्ज़ाम में आया तो फिर 100% श्योर है कि हम इसको लिख सकेंगे। कुछ बच्चे इसको एक लाइन में लिख करके खुश होते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह में रहता है और रट्टा मार लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं वो भी लिख देता हूँ, अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ। चलिए, तो इस पर एक बार इस क्लास को दोबारा प्रैक्टिस कर लो, दोबारा एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कर सकते हो। तो थोड़ा रट्टा वाला तरीका भी बता देता हूँ। चलिए,
रट्टा वाला तरीका भी बता देता हूँ। तो रट्टा वाला तरीका में लिखोगे सेल अभिक्रिया, या यूं कह सकते हैं शुष्क सेल की क्रियाविधि शुष्क सेल की क्रियाविधि, फिर लिखोगे एनोड पर क्रिया, एनोड है नेगेटिव, पर क्रिया क्या लिखोगे, जिंक धातु अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और Zn2+ बन जाएगा। यही लिखोगे और कुछ लिखना नहीं है। दूसरा क्या लिखोगे, कैथोड पर क्रिया, देखो एक तो समझाया मैंने ये वाली बात, और एक में अगर ना समझना है, रखना है, तो ये लिख लो जो मैं लिखा रहा हूँ, देख लो वही चीज़ है जिसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में समझाते हुए लिखा। अब इसी चीज़ को मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया। तो क्या जोड़ा ज़रा देखिए, 4 अमोनियम, कि यहाँ पर कितना है H4, 4, ठीक है, ये देखो 4 अमोनियम, 4 अमोनिया। अब यहाँ पर हमने लिखा है अमोनिया, ना लिखते हुए अमोनियम आयन लिखेंगे, क्योंकि अमोनियम आयन लिया था, आया था उसमें से NH4+, फिर इसमें एक Zn2+, फिर यहीं पर ध्यान देना, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस बात को ध्यान देना, फिर Zn2+, Zn NH3 4, ये लीजिए 2+। इसमें ऐसा हुआ। और एक और जो घटना घटती है उसके बारे में सोचते हैं, वो है जिंक धातु। इस जगह पे जिंक धातु जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लगे, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे इसमें। इस जगह पे कितना लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लगेगा। पूरा देखते जाइए कितना इलेक्ट्रॉन लगा। तो 2 2 4, 4 के इलेक्ट्रॉन के आसपास इस जगह पे लगेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, तो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर जो है अमोनिया किस तरह से हाइड्रोजन गैस को निकालता है, ये सारी चीज़ों को अगर लेके चलूँ तो वो भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चलो मैं पूरा का पूरा लिख देता हूँ इस जगह पे। 4 अमोनिया, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 Mn, 2 O3, MnO2, MnO2 प्लस Zn2+। अब क्या बनेगा, जैसे बताया था, Zn NH3 4 2+, ये मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, प्लस H2O प्लस Mn2O3 मिलेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चाहे तो इनको जोड़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये है, इतना कम से कम लिख दिए तो इसमें होने वाली क्रियाएं प्रदर्शित हो जाती हैं। तो ये है बेटा शुष्क सेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ये है प्राथमिक सेल। तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इस सेल का यूज़ क्या होता है, उसके उपयोग, इसके बारे में बता दूं। इसकी जो विद्युत वाहक बल है ई सेल की वैल्यू जो है वो होता है 1.5 वोल्ट। ये कितनी विद्युत धारा देती है, 1.5 वोल्ट विद्युत धारा देती है। और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है शुष्क सेल। शुष्क सेल के थ्योरी के बारे में कुछ नहीं है, बस इतना ही बताना है। तो शुष्क कैसे होता है आपको देखो एक बार बोल के सुनाता हूँ, आप एक बार लिखने की कोशिश करना। देखो बेटा, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए समझा रहे। कई बच्चे बोलते सर लिखा हुआ ले आते हो फिर उसको समझा देते हो, कुछ बच्चों ने कहा। तो मैं कहता हूँ कि वो बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको लिखे हुए व्यवस्था में भी दे सकते हैं। मैं तो उसको देख करके पढ़ाता भी नहीं हूँ, आपको तो पता होगा। तो फिलहाल देखें, एक ग्रेफाइट रॉड होता है। तो क्या बोलते, शुष्क सेल में एक ग्रेफाइट रॉड कैथोड का कार्य करता है। उसके चारों ओर, ये देखो, उसके चारों ओर MnO2 तथा कार्बन का पेस्ट भरा होता है, जो कि पेपर से दूसरे पेस्ट के साथ सेपरेट रहता, अलग रहता है। उसके बाहर वाले भाग में भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट।
ये जो पूरा उपकरण है वो जिंक पात्र के अंदर भरा होता है। बस इतना ही। जिंक पात्र जो होता है एनोड का कार्य करता है, बस इतना है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। बस इतना ही बताना है और कुछ भी नहीं बताना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतना ही कहानी है। तो ये है कौन सा, ये है शुष्क सेल। तो एक प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको जो जो बताया उसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। और जो भी है थ्योरी लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, अपने पुस्तक भी खोलिए। तो मैं आज आपके मांग के हिसाब से इस क्लास को लिया हूँ कि वो सेल होता कैसा है। तो आज की बात है बेटा बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।